ठीक, सब मिल जाएगा आप लोगों को, बस थोड़ा सा नोट इसलिए करते जाइए क्योंकि कुछ कुछ चीजें नोट करते हैं तो याद रह जाती हैं। तो पर्यावरण से संबंधित जो प्रावधान थे इनमें हमने 1971 में आपको बताया रामसर कन्वेंशन, तो 2 फेब को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व नमभूमि दिवस मनाते हैं। 1972 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, 1974 वाटर, 1980 वन संरक्षण अधिनियम, 1981 वायु प्रदूषण, 1986 क्या है पर्यावरण संरक्षण या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जिसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए। ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो किससे रहा था, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी से हो रहा था। ठीक है, और इसके साथ में हमने बाद में एचएफसी यूज करना शुरू किया था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एचएफसी के लिए कौन सा था, नहीं देखा, ध्यान ही भूल गए थे आप लोग, नहीं मिला। अरे कैसे नहीं मिले, किगाली, किगाली समिट जो है वो एचएफसी को रोकने के लिए की गई थी, किगाली सम्मेलन। ठीक है, यूपीएससी ने पूछा था इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन, तो यहां तक आ गए थे हम। अब 1992, तो 1992 में बेटा आया पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसे हम कहते हैं अर्थ समिट। क्या कहते हैं, अर्थ समिट। अर्थ समिट जो हुई थी वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। कहां पर हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। ठीक है, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें इससे आई। एक था सीबीडी, क्या था, सीबीडी। एक बार आपसे प्रीलिम्स में पूछा गया है कि सीबीडी का फुल फॉर्म क्या था, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हिंदी में कहते हैं जैव विविधता अभिसमय। क्या कहा जाता है इसे, जैव विविधता अभिसमय। हिंदी नहीं आई थी इसीलिए इंग्लिश में ही लिखा है सीबीडी, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक आया था यूएनएफ ट्रिपल सी, तो यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन किसके लिए था, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए जो कन्वेंशन किया गया था वो यूएनएफ ट्रिपल सी है। और एक है यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, तो यूनाइटेड नेशन ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूएनसीसीडी लाए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए यूएनएफ ट्रिपल सी लाए, और इनको आयोजित करने के लिए सीबीडी, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो एक बार प्रश्न ऐसे भी पूछा है, ये उत्तर प्रदेश पीएससी का क्वेश्चन था कि 1992 के अर्थ समिट में कौन सा प्रोविजन नहीं था या किसको शामिल नहीं किया गया था, तो सीबीडी को शामिल किया गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता अभिसमय को, यूएनएफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन किस पे था, जल्दी से बताओ, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और यूएनसीसीडी तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो 3 चीजों के लिए यहाँ पर अर्थ समिट की गई थी 1992 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। क्लियर हो गया ये आपको बात। इसके बाद 1992 में ही भारत के पर्सपेक्टिव में देखें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया है। कौन सा प्रोजेक्ट आया, हाथी परियोजना जो है वो आई है, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया है। इसके बाद अब 92 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 97, तो रियो प्लस 5 बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि रियो 1992 का और प्लस 5 यानी कि 5 साल ऐड किए तो 1997, तो रियो प्लस 5। और 1997 में ही क्या आया, क्योटो प्रोटोकॉल। मैंने लास्ट में यही बात कंप्लीट की थी कल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल फॉर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो आया था। देखो जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम करने के लिए क्या आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऐसे ही जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या आया था आपका, क्योटो प्रोटोकॉल आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेंस में ही पूछा गया है बेटा, आपके प्रीलिम्स में ही पूछा गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब किस चीज के लिए है, तो क्लाइमेट चेंज और किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए था। अब अगर हम रियो में 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2002 1992 में, तो रियो प्लस 10 जो है इसका पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 2002 में, और रियो में प्लस 20 जोड़ें
तो 2012 हो जाएगा 1992 में, तो ये हो जाता है रियो प्लस 20, और रियो प्लस 20 फिर से रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो एक आध बार ये भी पूछ सकते हैं, जैसे ऐसे पूछ ले रियो प्लस 20 कहाँ हुआ, तो रियो प्लस, या कब हुआ, तो रियो प्लस 20 कब हुआ 2012 में, और कहाँ हुआ, अगेन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही हुआ था। इसके बाद बेटा 1995 से एक कोप शुरू हुए। कोप जानते हैं, कोप का फुल फॉर्म COP, ये भी पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका भी फुल फॉर्म पूछा यार, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या था कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक कोप की बैठक चल रही है। अब कोप का मतलब क्या हुआ, तो कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन ऑफ पार्टीज। अब पार्टी कौन होंगी, अगर हमें पर्यावरण से संबंधित बातें करनी है, एनवायरनमेंट को बचाना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करनी है, तो मान लीजिए ये इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो एक पार्टी ये हो गई, ये ब्राजील की हो गई, ये USA है, ब्रिटेन है, या ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे अलग अलग देशों के जो लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए हैं, तो हर एक व्यक्ति क्या हुआ, एक पार्टी हुआ, तो इसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसके लिए पहला जो कोप हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, वो हुआ था 1995 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और 1995 में कहाँ हुआ था, तो ये बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, बर्लिन जर्मनी में कोप 1 हुआ था। इसके बाद एक कोप 21 है, जिसमें हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। तो कोप 21 जो है वो 2015 में हुआ था, और इसी को हम कहते हैं पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। क्या कहा जाता है इसे, पेरिस, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप 21 2015। देखो 1 कहाँ हुआ, 1995 में, कहा, बर्लिन जर्मनी में। आई थिंक ये इस बार पूछा गया, इस बार का क्वेश्चन है क्या ये, कौन सा एक क्वेश्चन था ना इस पे, कोप पे कोई, नहीं 86 तो था ही, वो नहीं, एक और क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, अब मैं बताऊंगा, अभी रुकिए। तो कोप 21 जो है वो 2015 का है, और कहाँ हुआ, पेरिस में। ये एक्चुअली इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया था कि 2015 में पेरिस में ना एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो सभी देशों ने कह दिया था कि नहीं नहीं, अगर ऐसे में अटैक हो गया है, पेरिस को किस नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ फैशन, विलासिता की नगरी, फैशन की नगरी है पेरिस। पेरिस किसकी है, किस देश में, पेरिस फ्रांस में है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। टेररिस्ट अटैक होने के कारण बहुत सारे देश मना कर रहे थे कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम नहीं जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में, या इस कॉन्फ्रेंस को हम बाद में कहीं देख लेंगे। इस तरीके की चीजें चल रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री आगे आए, बोले अगर ऐसे टेररिस्ट अटैक होंगे और उनके कारण हम अपनी योजनाएं या हमारी जो भी प्लान्स हैं उनको नहीं करेंगे, तो ये तो गलत बात है, तो उनके और भाव बढ़ेंगे। तो फिर इसको यहाँ किया गया था, मतलब रिस्क लेके ये कॉन्फ्रेंस को किया गया था इसलिए, और भारत का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब बहुत सारे कोप हैं, जैसे 15 में हो गया, फिर 16 में। अब ये आप याद मत करिए, यहाँ तक चलेंगे अब, क्योंकि बहुत हैं वो, मतलब आप यहाँ लास्ट में आएंगे तो अभी 2025 में कहाँ, ब्राजील में, 2026 में कहाँ, TBC ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक नेशन में। तो 30 और 31 याद रख लीजिए। चलो बहुत ज्यादा पीछे अगर PSC चला जाएगा तो 2023 तक कर लेगा, इन बीच के आप थोड़े से छोड़ सकते हैं, याद हो वेल एंड गुड है। लेकिन दिमाग में हमें याद रखना कि यहां से ना छूटे। 2023 में कौन सा, तो कोप 28 UAE में। 2024 में कौन सा, कोप 29 बाकू अजरबैजान में। फिर 2025 चूंकि करंट ईयर है तो चल ही रहा है आपका, कहाँ, तो कोप 30 बेलम ब्राजील में। और नेक्स्ट ईयर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी वो कहाँ होगी, तो TBC ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक नेशन में होगा, कोप 31। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं 3-4 आपके, क्योंकि देखो
एक आध साल पहले कोई क्वेश्चंस को पीएससी मानता है कि ये करंट ही है, और उसको मजा आता है ऐसे क्वेश्चन पूछने में, जो आप छोड़ दोगे वो हम पूछ लेंगे। मतलब आप देखना इस साल के पेपर देखोगे तो बजट से संबंधित ज्यादा बातें उसने कोई 25-26 के बजट से नहीं पूछी, 22-23, 23-24 इस तरीके के क्वेश्चंस उसने पूछे, मतलब पिछले 2 साल 3 साल पहले वो जाके पूछ रहा है। तो थोड़ा सा इसलिए आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको कोप 23 यूएई में हुआ, कोप 24 सॉरी कोप 28 यूएई में 2023 में, 24 में कौन सा, तो कोप 29 बाकू अजरबैजान में, कोप 30 इस साल अपने, देखो कैसे कनेक्ट करोगे, 2025 में कोप 30 हुआ, ठीक है, तो कोप 30 जो हुआ है ऐसी एक साल पहले कर दोगे तो 29, उससे एक साल पहले कर दोगे 28, और अगले साल करोगे अगर 30, करंट ईयर को कनेक्ट कर लो कि कोप 30 जो है वो इस साल हो रहा है, तो अगले साल कौन सा 31। तो इस तरीके से इनको आपको ध्यान रखना है। पहला कोप जो है वो कहाँ हुआ था, ब्राजील में पहला कोप जर्मनी के बर्लिन में। तो कोप 1 जो है वो बर्लिन जर्मनी में हुआ, कोप 21 पेरिस 2015 में, पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी ये। फिर इसके बाद अगर हम देखें करंट ईयर में कौन सा, कोप 30 कहाँ, ब्राजील, कोप 31 ऑस्ट्रेलिया, और कोप 29 बाकू अजरबैजान, और 28 यूएई, ठीक है। ये यूएई पे भी उसने क्वेश्चन पूछा था, जब ये 2024 या 3 का क्वेश्चन था तब ये इससे पूछ लिया था उसने। तो यहाँ तक ये तो आपके कॉन्फ्रेंस और उससे संबंधित चीजें हो जाती हैं। जल्दी से एक बार बिना देखे, दिखाना नहीं है आप लोगों को, नीचे कर देते हैं चलो। हाँ बताइए जल्दी से, 1971, 1975, बोल दो कुछ नहीं। हाँ तो क्या दिक्कत है, मैं तो पूछ रहा हूँ बस ऐसे ही। 1974 वाटर, ठीक है। 1972 वन्यजीव संरक्षण, 1980 वन संरक्षण, 81 वायु, 86 एनवायरमेंट, 87 मॉन्ट्रियल, 92 अर्थ समिट। कौन कौन से 3 प्रोटोकॉल, CBD, UNFCCC, UNCCD, चलो बढ़िया। इसके बाद 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, अच्छा मैंने बताया नहीं फिर भी पूछ रहा हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ, पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा ऑप्शन दे, तो कम मारना आप, 1997, 1998, 2000, 2005, 2000, अच्छा 2000 अच्छा लगता है ना, Y2K ईयर 2000, Y2K सुने आप लोगों ने, क्या है Y2K? ईयर 2000 में जब 00 आया था ना तो कंप्यूटर में बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी, ठीक है। तो इस जनरेशन को एकदम, अच्छा अभी कौन सी जनरेशन चलती है, नहीं आज के जो अभी जनरेशन है 2020 के बाद वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, सुना है, वेरी गुड, जेन जी। अच्छा कई लोगों को पता ही नहीं होगा ये बात, कितने लोगों को पता नहीं है? हाथ उठाओ ना जल्दी से। हाँ अरे 2020 के 20 और उसके बाद वाले बच्चों को कहा जाता है जेन जी। हाँ हाँ जेन जी कब के हैं, पक्का 2000 से, अच्छा 12 तक के, और 12 के बाद वालों को, अच्छा वेरी गुड, मतलब पता है आपको, कुछ कुछ लोगों को कैसे पता है। अच्छा पता है बहुत सारे लोगों को जेन जी, अल्फा, बीटा ये सब, अच्छा सच बताना कितने लोगों को नहीं पता था, ईमानदारी से हाथ उठाओ। अरे पता रखो, मतलब आप पता है अब जो है ना, नहीं तो पता क्या होगा, जब आपकी शादी होगी फिर आपके बच्चे होंगे, वो बच्चे होंगे, वो बच्चे ऐसे ही होंगे, फिर वो बोलेंगे हम जेन जी हैं या अल्फा है या बीटा है, पिताजी कुछ पता ही नहीं है। अपडेटेड होना पड़ेगा भाई। देखो एक चीज याद रखना, आप मतलब आपसे 10 साल पहले की कहानी अलग थी, अब की कहानी अलग है, और अगले 5 साल बाद 2030 आप देखोगे ना तो इतना रेवोल्यूशनरी चेंज होंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि यही धरती है जिसपे हम पैदा हुए थे। मतलब मैं सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या आ गया है अब, एआई,
एआई आप देखना कि एआई पता कितने लोगों की जिंदगी खा जाएगा, कितने लोगों की नौकरी खा जाएगा और कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा। जैसे कोविड ने एक पूरा सिस्टम बदल दिया। आपको पता है सबसे ज्यादा अगर किसी को बेनिफिट हुआ कोविड में तो वो एजुकेशन सिस्टम है। उल्टा बोले लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। मतलब समझ पा रहे हो कि कैसे अपोजिट थॉट है, कि एक तरफ कह रहे हैं सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ तो एजुकेशन सिस्टम को और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। अब सिस्टम को फायदा हुआ तो इंस्टीट्यूशन को नुकसान कैसे हो रहा है? हुआ है, लेकिन बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन जो है ना बिल्कुल एकदम मतलब खत्म हो गए। ये नहीं बोलेंगे कि बंद होने की कगार पे हैं। बहुत बड़े बड़े सिस्टम और बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप हो गया उसके बदले में। चलो वापस आ जाते हैं, तो हाँ जी कहाँ थे हम? बोलो। 5 और रियो प्लस 10 2002 में, और रियो प्लस 20 2012 में। तो ये सब आपके हो जाते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल, और मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा इन्हीं से क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कोप वन जर्मनी में हुआ था, सॉरी बर्लिन में जर्मनी में हुआ था 1995 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है और ये कब से लागू हुआ? 2005 से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिए, ये चारों क्वेश्चंस आपसे पूछे गए तो अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए, और ये मेन से ही पूछा गया डायरेक्टली। जैसे आपसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा था क्योटो प्रोटोकॉल, तो आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल कब आया। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ? तो क्योटो जापान में 1997 में आया। किसके लिए है? तो क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज यानी कि क्या? तो रिडक्शन ऑफ क्या? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए लाया गया था। ठीक है। और कब से ये लागू हुआ? तो एनफोर्समेंट 2005 से इसका एनफोर्समेंट हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कार्बन क्रेडिट। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन क्रेडिट जो कॉन्सेप्ट है ये किस प्रोटोकॉल से आया था? तो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट किससे आया? क्योटो प्रोटोकॉल से आया। कार्बन क्रेडिट कितने लोग समझते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए कार्बन क्रेडिट जो होती है, जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम यहीं पे सोलर पैनल लगवा लें अपने इंस्टीट्यूट में, ठीक है, और इससे हम हर रोज 1 टन CO2 को निकलने से बचाएं। ठीक है, जैसे हम बाकी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते अगर हम सोलर की जगह, तो उससे क्या होता? ग्रीन हाउस गैसेस निकलती। तो 1 टन CO2 अगर मान लो निकलती, और उस 1 टन CO2 को निकलने से हमने रोक लिया, क्या यूज किया हमने? सोलर पैनल। चलो दिल्ली मेट्रो की बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो पाएगा। दिल्ली मेट्रो ने क्या किया? सोलर के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की दिल्ली मेट्रो के लिए, और उन्होंने अगर 1 टन CO2 इमिशन को रोका, 1 टन CO2 के उत्सर्जन को कम किया, इसके बदले में उन्हें क्या मिली? एक कार्बन क्रेडिट मिली। अब ये कार्बन क्रेडिट जो है वो चाहे तो बेच सकते हैं। कैसे? आपने 1 टन CO2 निकलने से रोकी, इसका एमिशन कम किया, बदले में आपको क्या मिल गया? तो ये भी पूछा गया कि एक कार्बन क्रेडिट कितने के इक्वल होती है? तो 1 टन CO2 इमिशन को जब हम रोकते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक कार्बन क्रेडिट मिलती है। अब मान लो ऐसे उन्होंने 10,000 टन क्या किया? CO2 को निकलने से रोका, किसने? दिल्ली मेट्रो ने। ठीक है, तो उन्हें कितनी कार्बन क्रेडिट मिल जाएंगी? अरे 100 × 100 कितनी हो जाएंगी? 10,000। यानी कि 10,000 कार्बन क्रेडिट उन्हें मिली। अब 10,000 अगर कार्बन क्रेडिट उन्हें मिली, अब कोई कंपनी है जो चाहती है कि हमें CO2 का उत्सर्जन हम कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का है नहीं कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को उसमें अपना सकें या ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपना सकें। तो वो क्या करेगा कि वो उन कार्बन क्रेडिट को खरीद लेगा, और बदले में वो कितनी, कितने टन? 10,000 टन CO2 को रिलीज कर देगा, और इस 10,000 टन CO2 को बचाने के एवज में जो 10,000 कार्बन क्रेडिट कंपनी को मिली थी, दिल्ली मेट्रो को मिली थी, उसके बदले में वो उसे पैसा दे देगा। एक तरीके से लग रहा होगा यार फायदा क्या हुआ? कितने लोगों को ऐसा लगा कि फायदा क्या हुआ? इनने बचाया, उनने निकाल दिया। फायदा ये हुआ कि अगर वो तो निकालता ही,
वो जो निकाल रहा है पेनल्टी के रूप में वो पैसा दे रहा है, आपने जो बचाया उसके बदले में आपको पैसा मिल गया, और आपने चूंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज कर ली तो आपका जो एक्सपेंसेस थे वो आपके बच गए। और एनवायरमेंट में एक्स्ट्रा, आप जैसे मान लो आप भी 10,000 टन CO2 छोड़ते और वो 10,000 टन छोड़ ही रहा था तो वो 20,000 टन हो जाती, तो हम कहाँ से क्लाइमेट चेंज की बात करते, हो पाता? क्योटो प्रोटोकॉल नहीं लागू होता तो दिक्कत होती। तो इससे क्या आया कॉन्सेप्ट, कार्बन क्रेडिट आया था। तो एक बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन क्रेडिट किसके लिए, तो 1 टन CO2 को जब एमिशन हम प्रोहिबिट करते हैं या रोकते हैं तो उसके एवज में हमें क्या मिल जाती है, एक कार्बन क्रेडिट मिल जाती है। तो डायरेक्ट प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन क्रेडिट कॉन्सेप्ट किससे आया, तो क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट आई है। क्लियर हो गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में एनफोर्समेंट या लागू कब हुआ, 2005 से लागू हुआ। किसके लिए था, तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, यानी ग्रीन हाउस गैसेस को रिडक्शन करने के लिए। और ये कब से लागू है, 2005 से। और कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी इसी किससे आया है, क्योटो प्रोटोकॉल से आया है। क्लियर हो गया? पेरिस 2021 में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। मराकेश, ठीक है, मोरक्को में है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, GF ठीक है। REDD बस याद रख लीजिएगा। देखिए अब आप अगर याद करें, एक था UNCCD, कब आया था UNCCD, 1992 में। UNFCCC 1992, और CBD, ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं REDD और REDD प्लस, ये दो चीजें, तो पहले REDD को समझिए, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, प्लस लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा। ये जो REDD और REDD प्लस है बेटा, 2005 से स्टार्ट हुआ, 2000 लाइव में रिप्लाई करिए बेटा, आवाज आ रही है आपको? ठीक, हमें तो स्टार्ट कर देना। तो REDD और REDD प्लस, तो REDD कब का है, 2005 का है। और ये अपनाया कब गया, तो स्टार्ट होता है 2005 से। मतलब ऐसे मान लो कि क्योटो प्रोटोकॉल जब लागू हुआ उसी समय REDD को क्या किया, स्टार्ट किया गया। और अडॉप्ट या अपनाया कब गया, तो 2007 में से अपनाया गया था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। और उसी का प्लस, मतलब एक कदम आगे बढ़ गए, हम प्लस कर लिया। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ये कुछ प्रोटोकॉल थे, हमने आपको बता दिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं बेटा वो सब इन्हीं से आए हैं। या तो REDD उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। GEF जैसे UPSC ने पूछा था, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, तो 1992 में ही आई थी। मराकोस वगैरह हम बता चुके हैं। पेरिस एग्रीमेंट 2015 का है, 21, ठीक है, COP 21 था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है, 2005 से इसे एप्लीकेबल या अडॉप्ट किया गया था। अच्छे से ध्यान रखना है, कार्बन क्रेडिट और रेड्यूस इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इसकी बात की गई थी UNFCCC, ठीक है, ये 1992 में आपको पता है। और स्कोप जो है वो बर्लिन जर्मनी में 1995 में आया था। इतनी बातें हैं जो आपकी किससे संबंधित हैं, एनवायरमेंट से संबंधित होती हैं। अब देखो क्वेश्चन तीन तरीके के हैं। कैसा क्वेश्चन है, एक तो डायरेक्ट एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट बताइए, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या प्रयास हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए,
दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं इंटरनेशनल एफर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन से हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में आप जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको बता देंगे, इंडिया वाले में इंडिया के बता देंगे। तो इस तरीके के एफर्ट्स जो हैं, अब ये क्वेश्चन का आंसर आपके कहाँ आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन क्या होता है और उसके बाद किसके एफर्ट, भारत सरकार के, और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास यानी इंटरनेशनल एफर्ट्स जो हैं, दोनों के आंसर में ये क्वेश्चन का आंसर आपका डाल सकते हैं आप। क्लियर हो रहा है, दिमाग में समझ में आ रही है ना बात, लाइव में क्लियर है आप लोगों को बेटा, जल्दी बोलिए फटाफट। ठीक, ये और मैं 2 मिनट बस मैं आपको बता दूं, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है चूंकि बालू, जैसे इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल डिसीज समझते हैं, मतलब आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उसके कारण आपको कुछ डिसीज हो जाती हैं। तो जैसे सैंड या बालू, बालू के कारण, बालू में सिलिका होती है, तो कौन सी डिसीज हो जाती है, सिलिकोसिस। ठीक है, एस्बेस्टस के कारण एस्बेस्टोसिस। तो ये सरल है, एस्बेस्टस एस्बेस्टोसिस। कोयला, ये कंफ्यूज करती है। तो कोल, जैसे कोल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, कोल वर्कर्स जो हैं या कोल माइंस में जो काम कर रहे हैं, तो कोल के कारण, कोल में काम करने वाले जो लोग हैं उनको कौन सी, ठीक है, तो वो जो है इनके लिए कौन सी गैस काम करती है, जल्दी बताओ। तो इन्हें जो डिसीज हो जाती है वो है न्यूमोकोनियोसिस। कोल इंडस्ट्री वालों को क्या हो जाती है, न्यूमोकोनियोसिस। कपड़ा यानी कॉटन इंडस्ट्री में, जैसे आपने देखा होगा जो लोग गद्दे रजाई ये सब भरने का काम करते हैं वो भी कपड़ा इंडस्ट्री से संबंधित हैं, तो कपड़ा वाले वाइसिनोसिस। कपड़ा वालों को क्या, वाइसिनोसिस। गन्ना, शुगर केन। ठीक है, तो गन्ना, अब जैसे आपने देखा, आप लोग गन्ने के खेत में गए कभी, नहीं गए, ठीक है, आप गन्ने के खेत में अगर जाएंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं, गन्ना दे दीजिए भैया, उन्होंने काटा और निकाला, जब वो काटते हैं गन्ने को तो एक डस्ट सी आती है थोड़ी सी, जो गया होगा उसी को पता होगा ये चीज। ठीक है, अब मान लो ऐसे में गन्ने का ही काम हो रहा है किसी जगह, किसी फैक्ट्री में या शुगर इंडस्ट्री है, तो गन्ना ही यूज होगा। तो ऐसे लोगों को क्या हो जाता है, तो बेगासोसिस। उल्टा चलते हैं, गन्ने से, गन्ने से क्या बनाते हैं, गुड़, गुड़ बनाते हैं। गुड़ का जो लिक्विड सा पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, बगासी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, बगासी से बेगासोसिस। अब मतलब एकदम लोकल लैंग्वेज आती होगी तो आपको याद होने में आसानी होगी, और नहीं तो कुछ नहीं। तो शुगर कैन के कारण क्या, शुगर कैन इंडस्ट्री से संबंधित लोगों को बेगासोसिस, कॉटन इंडस्ट्री वालों को बाइसिनोसिस, कोल या कोयले वालों को न्यूमोकोनियोसिस, सिलिका वालों से, सिलिका यानी बालू, तो सिलिकोसिस, एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस, सिलिका से सिलिकोसिस, कोल न्यूमोकोनियोसिस, कॉटन बाइसिनोसिस, शुगर कैन क्या है, बेगासोसिस। इनमें आप 2 डिसीज और ऐड कर लीजिए अगर, एक लेड से, चलो लेड को तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मरकरी, मरकरी के कारण कौन सी डिसीज, ये भी खूब पूछा है एग्जाम में। तो मरकरी अगर है, जैसे आपको पता है मिनीमाटा डिसीज कहाँ थी, तो मिनीमाटा डिसीज जो थी वो जापान में थी। और एक है इटाई इटाई, सुनिए, इटाई इटाई कैडमियम के कारण। तो ये 2 चीजें आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में कर लीजिए आप, कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है ये। तो मरकरी के कारण कौन सी, मिनी माटा। ठीक है, तो मिनी माटा डिसीज किसके कारण बेटा, मरकरी के कारण। और कैडमियम कौन सी, इटाई इटाई। तो इटाई इटाई किससे है, ठीक है, तो कैडमियम के कारण इटाई इटाई और मरकरी के कारण मिनीमाटा। देखिए बेटा क्या था कि जापान जो है वो एक विकसित देश है, तो जापान में जो भी ई वेस्ट निकलते थे, ई वेस्ट समझते हैं पहले, तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो निकलते थे ये अपनी मिनीमाटा खाड़ी में डाल देते थे। ठीक है, समुद्र में ही फेंकते हैं ज्यादातर लोग, जो भी वेस्ट होता है बोले डाल दो, समुद्र देख लेगा अपने हिसाब से, तो डाल दिए जाते थे। अब इसके कारण क्या हुआ कि समुद्र में जब मरकरी घुल गई, पानी में पहुंच गई, पानी को किसने पिया,
पानी में फिश है तो फिश में पहुंच गई, और फिश को किसने खाया? मानव ने। तो इस तरीके से मानव में क्या हो गई? तो ह्यूमन बीइंग को कौन सी डिसीज हो गई? मिनीमाटा। इसे बोलते हैं ना, जैसा आप बोते हो वैसा आप काटते हो। तो आपने मरकरी दी थी, मरकरी आपको प्राप्त हो गई। ये पूरा जो साइकिल है ये क्या कहलाता है? समझना थोड़ा सा अच्छे से, क्या बोला मैंने, देखो बना देते हैं अच्छे से। ई वेस्ट थे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई अपशिष्ट क्या थे? ई अपशिष्ट। ये जो ई अपशिष्ट थे कहाँ डाले? सी में। सी में कहा? मिनीमाटा खाड़ी या मिनीमाटा बे में डाले, जापान में। ये किस में मिल गया? पानी में। पानी से ये किस में गया? फिश में। फिश से ये किस में आया? ह्यूमन में। और इससे क्या हो गया ह्यूमन को? मिनीमाटा डिसीज। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे, ये एक इकोसिस्टम है, वाटर, वाटर इकोसिस्टम है। अच्छा, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र। क्या होगा? हम्म? नहीं नहीं, वो तो अपना क्या है, सुंदरवन वेटलैंड है। चलो, नहीं, क्या पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा? लार्जेस्ट इकोसिस्टम ओशियन है। सागर से बड़ा, महासागर से बड़ा कुछ है क्या? आप अगर और ऐसे नहीं याद रख सकते तो पृथ्वी पे कितने परसेंट जल है? अप्रोक्स 71%। अब 71% अगर पानी पानी है तो इससे बड़ा कुछ होगा क्या? अच्छा, कुछ लोगों को लगता है यहाँ का फॉरेस्ट, बताते हैं लोग, फिर और किसी को ज्यादा दिमाग लगता है तो बोले मरुस्थल, डेजर्ट बहुत बड़े बड़े हैं। अरे जो भी हैं, डेजर्ट हैं या अगर आपके फॉरेस्ट हैं, वो है तो पृथ्वी पे ही ना। और पृथ्वी के 71% पे क्या है? वाटर है। तो डेफिनेटली क्या ज्यादा है? पानी ज्यादा है। तो जो सबसे, अच्छा एक क्वेश्चन, लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, फिर दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इसका आंसर भी ओशन ही होगा। और स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम क्या होगी? ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि पानी की एक बूंद जो है, जैसे आप देखिए पानी की एक बूंद में भी बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, जीवाणु विषाणु हो सकते हैं, और वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कर लेते हैं तो वो इकोसिस्टम बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट और स्टेबल इकोसिस्टम, लार्जेस्ट और स्टेबल दोनों इकोसिस्टम क्या है? ओशियन है। स्मॉलेस्ट क्या है? ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद है। अब यहाँ पे आइए, तो ये एक इकोसिस्टम था, इसमें फिश थी, वाटर में ही है ना फिश। अब यहां से ये कहाँ आ गया ये? अच्छा, ह्यूमन अलग है, फिश अलग है। तो बेसिकली ये क्या है? ये है बेटा ट्रॉफिक लेवल, समझते हैं? पोषण स्तर, ये एक पोषण स्तर है। ठीक है, अगर मान लो ये ट्रॉफिक लेवल 1 था तो ये ट्रैफिक लेवल 2 हो गया, ह्यूमन वाला। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंच गई मरकरी, और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गई। बोले ऐसा कैसे हो गया कि कंसंट्रेशन बढ़ गई? देखो वाटर बहुत डाइल्यूट है, वाटर से फिश और कम डाइल्यूट है, और फिश से ह्यूमन बीइंग और कम डाइल्यूट है। समझ पा रहे हैं ना? पानी कम होता जा रहा है ना, हमारे अंदर कितना पानी होगा? जितना वाटर बॉडीज में पानी उतना पानी होगा क्या? तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो मरकरी की जो कंसंट्रेशन थी वो बढ़ती चली गई, और कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ये हमारे अंदर कैसी हो गई? हार्मफुल हो गई। और इसी कारण से ह्यूमन को, अच्छा मछलियों को नहीं हुई मिनीमाटा डिसीज, किसको हुई? ह्यूमन को हुई। ये पूरा इंसिडेंट क्या कहलाता है? बोलिए, बढ़िया, ठीक।
तो ये एक्चुअली ये घटना क्या कहलाती है? जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पे पूछे गए। एक क्वेश्चन तो पूछा गया है कि मरकरी से मिनीमाटा डिसीज का होना कौन सा इंसिडेंट है? तो ये बायोमैग्निफिकेशन। जैवावर्धन का मतलब होता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर इसकी सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे जाने पे क्या हो रहा है? इसका सांद्रता में वृद्धि हो रही है, और यही कहलाता है आपका बायोमैग्निफिकेशन। देखो आप अगर देखोगे तो सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो सब्सटेंस होते हैं जो कैसे होते हैं, जो डिजॉल्व हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव अपघटनीय। दो तरीके के सब्सटेंस हैं, एक क्या है? बायो डिग्रेडेबल, कैसे है? जैव अपघटनीय। और एक कैसे होते हैं? नॉन बायो डिग्रेडेबल। ये कैसे होगा? जैव अपघटनीय। और ये कैसे होते हैं? अजैव अपघटनीय। देखो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। आप अगर इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं कहूँ ब्रेड, रोटी है, कपड़ा है, मकान नहीं करते ना, तो ब्रेड है आपकी, ठीक है, कॉटन है, बनाना है, फल है, ये सब कैसे सब्सटेंस है? बायोडिग्रेडेबल है। अगर आप इन्हें, जैसे मान लो आपने रोटी अपने टिफिन में ही छोड़ दो, 2 दिन तक रखी रहने दो, सब्जी को ऐसे ही छोड़ दो, 2 दिन बाद वो रायता बना देगा। ठीक है, समझ गए ना? रायता बनाने का मतलब क्या है? क्या हो गया उसका? कि उसमें फंगस की ग्रोथ हो जाएगी, कवक उग जाएगी उसमें, और बहुत ही बुरा आपको अनुभव होगा। खा तो नहीं सकते ना उसे, खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो ये कैसे सब्सटेंस है? मतलब ऐसे पदार्थ जो बैक्टीरिया या फंगस, समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जीवाणु या कवक के द्वारा जिन्हें तोड़कर डिग्रेड कर दिया जाए, तो डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरिया और फंगस, तो वो कैसे होंगे? बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, इनका डिग्रेडेशन ना तो बैक्टीरिया ना फंगस नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल बताओ। सबसे अच्छा प्लास्टिक और पॉलीथीन और मरकरी, लेड, कैडमियम। ठीक है, ये सब कैसे सब्सटेंस है? ये नॉन, अब एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है या कौन नहीं है, तो आपको पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। तो जैव अपघटनीय पदार्थ वो होते हैं जिनका अपघटन कर दिया जाता है जीवाणु या कवक के द्वारा। तो डिग्रेडेशन बाय द बैक्टीरिया और फंगस, यहाँ पे क्या होगा? डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो एब्सेंस ऑफ डिग्रेडेशन बाय फंगस और बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में प्लास्टिक, आप प्लास्टिक को गाड़ दो जमीन में, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल के बाद आप निकाल लेना, आपको एज इट इज प्लास्टिक मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये प्लास्टिक जो है वो क्या होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। ऐसे ही पॉलिथीन को, मरकरी को, लेड को, कैडमियम को, ये सब सब्सटेंस कैसे हैं? इनको ये बैक्टीरिया या फंगस जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जैव अपघटनीय पदार्थ हैं, तो जैव अपघटनीय पदार्थ हैं कौन से? ये सब रोटी वोटी, ये सब जितने भी, जिनको कौन, इन्हें डिग्रेड किया जा सके। लेकिन पूछे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिग्रेड कौन करते हैं? तो इनको क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों के लिए? डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक। तो एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिकम्पोजर, इनमें से कौन अपघटक है? तो अपघटक बस दो ही है मेनली, एक जीवाणु बैक्टीरिया, और एक क्या है आपका? फंगस या कवक। बस यही दो हैं जो अपघटक के काम करते हैं।
मतलब पूरी दुनिया का जितना कचरा है साफ करने का काम कौन कर रहे हैं? तो इसीलिए इन्हें स्कैवेंजर भी कहते हैं या नेचुरल स्कैवेंजर। ठीक है, प्राकृतिक सफाई कर्मी। प्राकृतिक सफाई कर्मी क्योंकि क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है उसे डिकम्पोज कर दिया। अब जैसे मान लो गाय का गोबर, भैंस का गोबर, हमारे घर का सीवेज, ये सब गया कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो रहा है, वाटर बॉडीज में भी इकट्ठा होगा, तो वहां भी ये डिग्रेड कर देंगे। अच्छा, फायदा क्या है, इन्हें क्यों करते हैं ये डिग्रेडेशन? इनकी तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। और बेनिफिट क्या है, तो हमारी जो कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, इन सब साइकिल को इनसे सब्सटेंस मिल जाते हैं। भाई जैसे जब किसी जीव को डिग्रेड करेंगे, जैसे हमें ही जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, तो हमारे जो सब्सटेंस होते हैं, बॉडी किससे मिलके बनती है? 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही 5 सब्सटेंस है। तो ये जैसे हम जहां से मिलके बने हैं वहीं हम समाहित हो जाते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहे हैं बेसिकली डिकम्पोजर या अपघटक। ठीक है, लेकिन मरकरी को डिकम्पोज नहीं कर सकते थे क्योंकि मरकरी कैसा था? नॉन बायोडिग्रेडेबल या अजैव अपघटनीय था, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण प्लास्टिक, पॉलीथीन, मरकरी, लेड, कैडमियम, ये सब जो है इनका कुछ भी नहीं होता। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आए, पहले मैं बताऊं। एक है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन क्या है? तो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर जब किसी पदार्थ की सांद्रता बढ़ती जाती है तो इस घटना को जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिनीमाटा डिसीज। और अगर आप बोलेंगे तो क्या है जैव आवर्धन में, बायोमैग्निफिकेशन में सब्सटेंस कैसे हैं? जैसे मरकरी है, मरकरी एक कैसा है आपका, बायोमैग्निफिकेशन कर रहा है। और एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे डीडीटी। डीडीटी सुना है? अच्छा, डीडीटी कैसा होगा, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल? पहले तो डीडीटी सुना है? अच्छा, डीडीटी का फुल फॉर्म आया है एक बार पूछा गया था डीडीटी की खोज किसने की थी, किसने की इसकी डिस्कवरी? ठीक है, तो डीडीटी की खोज की थी बेटा पॉल मुलर ने। अब समझो थोड़ा सा, जैसे इसी कैटेगरी में है ये भी। इसका एग्जाम्पल, अच्छा क्या डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन का एग्जाम्पल होगा? हाँ या ना, बस इतना बताइए। होगा? कैसे? हाँ, फसलों में नहीं जाओगे, एग्रीकल्चर कर रही हो तो गाय को पानी पिलाओगे खेत से। हाँ तो ठीक है, गाय को मत खिलाओ, बहुत लंबा नहीं भेजो। जैसे क्या होता है, डीडीटी का इस्तेमाल करते थे पेस्टिसाइड के रूप में, आपने सुना है डीडीटी का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक। पहली चीज तो डीडीटी वर्तमान में भारत में प्रतिबंधित है। डीडीटी अभी कैसा है, रेस्ट्रिक्टेड है। एक बात। अब दूसरी बात आ जाती है, डीडीटी की खोज तो पॉल मुलर ने की। डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। छोटा सा है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, अरे देख लेना नेट से, इतना क्या है, बात तो सुनो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो डीडीटी कैसा है, डीडीटी भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, यानी अजैव अपघटनीय पदार्थ है। और इसके कारण इसका भी क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन होता है। देखिए कैसे, जैसे फसलें थी, फसलों को हमने पेस्टिसाइड के रूप में, जैसे क्या होता है कीड़े लग जाते हैं फसलों में, तो इससे बचाने के लिए क्या किया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया। तो पेस्टिसाइड के रूप में किसका इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड समझते हैं, पीड़कनाशी हिंदी में बोलते हैं। तो डीडीटी का छिड़काव कर दिया। अब ये डीडीटी क्या हुआ, फसलों में पानी में घोल के ही छिड़का जाता है, तो पानी में मिली, फसलों में गई। अब फसलों को काटा, फसलों से किस में आ गई, ह्यूमन बीइंग में आ गई। तो ये खतरनाक थी ह्यूमन बीइंग के लिए। और यहाँ पे भी पोषण स्तर बदल गया, देखो एक क्रॉप से,
एक ट्रॉफिक लेवल है, ह्यूमन ने खाया, ह्यूमन में आ गई तो एक और ट्रॉफिक लेवल, एक और पोषण स्तर हो गया। तो इस तरीके से इसकी कॉन्सेंट्रेशन, अब फसलों में तो पानी ज्यादा था तो डिग्रे वहां पे नुकसान कम हुआ, लेकिन जैसे ही ह्यूमन में आई तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। और इसीलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, बायोमैग्निफिकेशन का या जैव आवर्धन का। समझ में आ रही है ना? देखो बहुत सिंपल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, और ज्यादा स्पेसिफाई करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है, तो इंक्रीज होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। तो इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ any non-biodegradable substance from one trophic level to another trophic level। तो जैसे ही आपको ये ध्यान रखना है, सब लिखवा दूंगा, अभी थोड़ा सा बस समझ लीजिए। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर अजैव अपघटनीय पदार्थों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि की घटना जैव आवर्धन कहलाती है। अब देखो कॉन्सेप्चुअल पढ़ो थोड़ा सा तो याद रहेगी कि भाई जैसे क्या हुआ, हमने ई वेस्ट निकाले, कंप्यूटर, लैपटॉप, जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट थे उन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या था, आपको पता है कंप्यूटर में जैसे मरकरी होती है, पिक्चर ट्यूब वगैरह जो होती हैं टीवी की, इन सब में मरकरी का इस्तेमाल किया जाता था। तो मरकरी किस में गई, मरकरी को बेसिकली इन सब ई वेस्ट को हमने कहाँ डाल दिया था, हमने मतलब जापानी लोगों ने, तो ये मिनीमाटा खाड़ी में डाल दिया समुद्र की, और उससे ये पानी में मिल गई और पानी से फिर मछलियों में चली गई, और मछलियों से ये जब मछलियों को मनुष्य ने खाया तो ह्यूमन बीइंग को मिनीमाटा डिसीज हो गई। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है मरकरी की, जैसे आप देखोगे कि यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब यहाँ से थोड़ी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ ज़्यादा, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता है इसकी ये बढ़ती जा रही है। और ये क्या कर रही है, होता है ना जैव आवर्धन, बायो मैग्नीफाई हो गई वो, मतलब और ज़्यादा फ्लरिश रूप में वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो इसके का अब कई लोगों को कॉन्सेंट्रेशन से लगता है कि इसका अमाउंट बढ़ गया होगा, अमाउंट तो उतनी जितनी मरकरी थी उतनी ही है, लेकिन उसमें क्या है डाइल्यूट नहीं हो पा रही है, तो कॉन्सेंट्रेट है, और जब कॉन्सेंट्रेट है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो आपके ऊपर असर ज्यादा डालेगी। समझ में आ रही? और ज्यादा नहीं समझ में आता, फिनाइल है ना, फिनाइल घर में पोंछा लगता है, किससे लगवाते हो, कौन सी फिनाइल से? अरे कोई तो होती होगी, कोई नाम नहीं है, लाइजॉल, लाइजॉल से पोंछा लगता है क्या? हाँ या ना, बस जवाब दो। अच्छा, टॉयलेट क्लीन करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अरे शाहरुख खान नहीं, अक्षय कुमार प्रचार करते करते परेशान है, आप लोग बताते नहीं है क्या? हार्पिक, हार्पिक यूज करते हैं। लाइजोल का इस्तेमाल नॉर्मली कहाँ किया जाता है? अरे सही बोल रहे हो आप, बोला करो, रुका मत करो, ठीक है, पोंछा लगाने के लिए लाइजोल का। अब लाइजोल कैसे, ऐसे लेती हो, डाल देते हो, ऐसे डालते हो क्या लाइजोल? किस में डालते हो? पानी में, क्यों डालते हो? अच्छा, किसी दिन मान लो किसी घर में मेड आती हो और उससे आप बोलते रहो रोज, ये यहाँ अच्छे से साफ नहीं किया, जैसे हम लोग राहुल को नहीं टोकते हैं इसलिए ज्यादा, यहाँ अच्छे से साफ नहीं किया, यहाँ अच्छे से साफ नहीं किया, एक दिन वो गुस्से में आएगी या आएगा, ले लाइजॉल खोला और यहाँ उड़ेल दिया, बोले अब साफ हो जाएगा। थोड़ी देर बाद देखोगे टाइल्स की ऊपर वाली लेयर साफ, जैसे ही वो उस पर पोंछा मारेगा ना, वो ऊपर वाली परत आ जाएगी। क्या हुआ यहाँ पे, क्या ज्यादा था? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, सांद्रता ज्यादा थी, सांद्रता ज्यादा थी तो कैसा एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो पूरी टाइल्स को पूरे तरीके से साफ कर दिया, लो मैडम कर दिया साफ, ठीक है। तो क्या करते हैं, डाइल्यूट किया, तो यहाँ वाटर ज्यादा होने के कारण ये डाइल्यूट है। अब हम में पानी कितना है, कितना पीते हो भाई पानी दिन भर में? मैं तो एक बोतल नहीं पी पाता, मतलब मैं आप सब में सबसे कम पानी मैं ही पीता हूँ, ठीक है। मुझे याद ही नहीं रहता मुझे पानी पीना है, फिर मुझे ऐसा लगता है कुछ तो कम हुआ है जीवन में, सिर्फ पानी पीते हैं हम। तो ये जो वाटर है, तो कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम होगी तो डेफिनेटली सॉरी, आपका वाटर कम हो, वाटर ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, और वाटर कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी यानी मैग्नीफाई हो गई कोई चीज। अब समझ में आया कि किस तरीके की चीजें हैं? तो यही सेम चीज हम डीडीटी के साथ,
सिंपल सी चीज, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन ही होगा। अब प्लास्टिक का मत करवा देना, प्लास्टिक थोड़ी घुलनशील है। बोल प्लास्टिक आपके पानी में आई, पानी को प्लास्टिक को मछलियों ने खाया, मछली को हमने खाया तो प्लास्टिक हम में आ गई, ऐसा कुछ होगा क्या? तो वो डिजॉल्विंग सब्सटेंस होना चाहिए ना जो उसमें अंदर जाए और उसको खा पाए। ऐसा नहीं प्लास्टिक बोले हमने सारी प्लास्टिक खा ली आज तो बढ़िया है, फिर तो कभी कोई वेस्ट ही नहीं होगा कहीं कुछ। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो मिनी माटा बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ज्यादातर टाइम में तो मिनी माटा या एटाई एटाई से ही क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं, आपके मेंस में भी प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इन पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनीमाटा किसके कारण हो रही है, मरकरी के कारण। और मरकरी कहाँ, तो मिनीमाटा बे यानी कि जापान में हुआ था ये। और किसका एग्जाम्पल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। और क्या हुआ यहाँ इंसिडेंट या घटना के रूप में, तो जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन होता है। सेम चीज डीडीटी के साथ हो जाएगी, सेम चीज एटाई एटाई यानी कैडमियम के साथ में भी हो जाएगी। और डीडीटी की खोज किसने की है, तो पॉल मुलर ने की थी। तो पॉल मुलर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डीडीटी की खोज की थी। अभी मैं एक्चुअली कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में आए हो या मेंस में आए हो, उन्हें हम सीधा सीधा डील कर लें और जो जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है उसके साथ कनेक्ट करके खत्म करें। और हम लोग एक एक करके भी सिलेबस में चलेंगे तो अभी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप अच्छे से जाके घर पे बढ़िया से देखिए, 20 साल के पेपर देखेंगे मेंस के प्रीलिम्स के, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें मिल जाएंगे। तो आपको ठीक है हो पाएगा ये मिनीमाटा डिसीज। तो मिनीमाटा डिसीज कैसी है, जैव आवर्धन का एग्जाम्पल है, किसके कारण हो रही है, मरकरी के कारण। और कहाँ है ये, मतलब सोचो ये इतनी बड़ी घटना हो गई थी कि इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक पूरा कन्वेंशन स्टार्ट किया जिसे हम कहते हैं मिनीमाटा कन्वेंशन। क्योंकि अब ऐसे सोचो, जापान तो विकसित देश था इसलिए उन्हें पता भी चल गया कि मिनीमाटा हुई। हमारे यहाँ होता तो, जैसे हमारे यहाँ कितनों को कोविड हो गया, होके ठीक हो गए। अच्छा, कईयों को हुआ, जय श्री राम, भी हो गए। अच्छा, और बहुतों को तो पता नहीं था ये कोविड से गए, ठीक है, और बहुतों को ये नहीं पता था कि कोविड होके भी हम बच गए। तो ये भारत है, जापान थोड़ी है। तो भारत में सब चलता है, भारत में मतलब आप समझ नहीं सकते। अब जैसे आप जाओ इंटीरियर एरिया में जाओ, कितने सारे ऐसे हैंडपंप्स होंगे जिनका पानी जो है जिसमें मरकरी मिल जाएगी आपको, लेड मिल जाएगा, फ्लोरीन मिल जाएगा। अब जब देखोगे बच्चों के दांत झड़ गए हैं। आपने देखे डेंटल कैरीज देखे बच्चे, अगर कभी आपने देखे हो, अगर आप किसी रूरल एरिया में गए हो बहुत जहाँ पे खारा पानी है बहुत, और उन्हें पता ही नहीं कि वो फ्लोरीन वाला पानी पी रहे हैं, और फ्लोरीन का पानी पियेंगे तो फ्लोरोसिस हो जाएगी। फ्लोरोसिस को ही हम डेंटल कैरीज कहते हैं। तो उनके दांत जो है ना खुरदुरे से दांत होते हैं, टूटे से, कहीं यहाँ का झड़ा हुआ फिर पूरा दांत, फिर टूटा दांत, फिर ऐसा दांत। ये क्या है, बेसिकली ये डेंटल कैरीज है। तो ये किसके कारण हो रही है फ्लोरोसिस या डेंटल कैरीज, फ्लोरोसिस के, किसके कारण, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की अधिकता होती है तो फ्लोरोसिस हो जाती है। और फ्लोरीन से ही एक और क्या होता है, नोकनी सिंड्रोम। तो फ्लोरीन से नोकनी, नोकनी सिंड्रोम भी आपका एग्जाम में पूछा गया है कि नोकनी सिंड्रोम किससे होता है, तो फ्लोरीन से होता है। तो फ्लोरीन से, एक तो फ्लोरीन की अधिकता से क्या, फ्लोरोसिस, और फ्लोराइड के कारण, फ्लोरीन का ही एक सब्सटेंस है तो उसके कारण क्या हो जाएगा आपका, नोक नी सिंड्रोम। तो जापान में क्या, बोलो जल्दी जल्दी, मिनीमाटा, कैडमियम के कारण, इटाई इटाई। बस ये दो चीजें आप जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये उसमें मैंने नहीं लिखी हैं और होंगी तो आगे होंगी, आप जरूर लिख लीजिए। एक मिनीमाटा लिख लीजिए, तो मिनीमाटा डिसीज किसके कारण, मर्क्यूरी के कारण। मिनीमाटा मर्क्यूरी यानी कि, मर्क्यूरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा, पारो नहीं है। और ये, अच्छा पारो कहाँ है, और पारो डोला के डोला, मूवी कौन सी है, देवदास। अच्छा मजेदार बात यह कि बीच में लड़कों को ना देवदास बनने का बहुत शौक चला था। जब ये मूवी आई तो लोग इतने देवदास बन जाते थे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा और बड़ी बात है, लोगों ने देवदास का ड्रामा कर लिया दारू पीने के लिए कि हम तो भाई हमारा दिल टूट गया है अब हम दारू पियेंगे। तो अब ना वो देवदास है ना कुछ है, वो कौन से नशेड़ी है वो, ठीक है, वो जबरदस्ती से क्या कर रहे हैं, देवदास बनने की एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पारो मिली थोड़ी है कहीं। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, पारा मरकरी जो है वो पारा है, पारा। किस किस में होती है बेटा मरकरी,
मरकरी कहाँ होती है? मरकरी में कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिनमें मरकरी होती है? थर्मामीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्मामीटर में कौन सा सब्सटेंस होता है, तो थर्मामीटर में मरकरी होती है या पारा होता है। अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे पारा आपने कभी हाथ में लिया? अरे थर्मामीटर फोड़ के आपने शरारत नहीं की मतलब। बच्चे जो है ना, थर्मामीटर को जैसे अब देखते हैं हिलती है वो बेचारी, तो कुछ जो आतताई बच्चे मतलब समझ गए ना, ले निकाल के देखते हैं, तो फिर वो निकाल लेते हैं, फिर वो हाथ में लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे हाथ पे रखो तो वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है। अच्छा वो फैलती नहीं है पानी की तरह, है ना, कि फैल जाती है। पानी जैसे आप ऐसे लोगे तो ऐसे फैल जाएगा, मर्क्यूरी नहीं फैलती है। कारण जानते हो आप क्या है? अच्छा देखा या नहीं देखा आपने ये चीज, या फिर आपको लेबोरेटरी में स्कूल में पढ़ाया गया कराया गया हो कि मरकरी जो है, वो मरकरी को अगर आप ऐसे डालोगे ना तो वो ऐसे लुढ़क के चली जाएगी, वो फैलेगी नहीं पानी की तरह, पानी फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? बताओ जो साइंस का स्टूडेंट हो, जल्दी बोलो फटाफट। अच्छा आप लोगों ने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स सुनी है? ससंजक और असंजक बल? नहीं सुने तो होंगे। नहीं सुने? सुने? पहले लिख लो इतना सा, जल्दी लिखो। मिनीमाटा डिसीज किसके कारण बेटा? मरकरी के कारण। और ये कहाँ? जापान की मिनीमाटा बे में। और किसका एग्जाम्पल है? तो बायो मैग्निफिकेशन का। ये लिख लीजिए। दूसरा है इटाई इटाई। इटाई इटाई किसके कारण हो रही है? तो कैडमियम के कारण। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इटाई इटाई डिसीज किसके कारण है? कैडमियम के कारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। और डीडीटी, डीडीटी लिख लीजिए। डीडीटी की खोज पॉल मुलर ने। फुल फॉर्म लिख लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो ध्यान रखें, डीईटी की खोज पॉल मुलर ने की है। और डीईटी के साथ में भी कैसा है? ये भी कैसा सब्सटेंस है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। और इसका भी क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन होता है। तो फसलों में जैव आवर्धन दिखाएगा ये, क्रॉप्स वगैरह में। और ह्यूमन को नुकसान पहुंचाएगा। सब जगह प्रतिबंधित। पता है यूएसए ने 10 साल पहले जिसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, भारत में 10-15 साल बाद जाके ये प्रतिबंधित हुआ। और तब तक हमने खूब डीडीटी इस्तेमाल किया। और ये बहुत खतरनाक है ये। ठीक है, और आपको याद रखिएगा कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जहां पर भी ज्यादा होता है, उन राज्यों में, उन पॉपुलेशन में या उनके आसपास की पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा हार्ट डिसीज होती हैं। जैसे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है भारत में? पंजाब में, हरियाणा में। यहाँ इनका पर कैपिट जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है ना, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, वो बहुत ज्यादा है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल पूछूं, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मैक्सिमम प्रोडक्शन यूपी में होता है। लेकिन अगर पूछें पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कहाँ है, तो पंजाब में। क्योंकि यहाँ पर ये लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत करते हैं। ठीक है, फिर खादों का इस्तेमाल बहुत करते हैं, और कोई ग्रीन मैन्योर तो कर नहीं रहे हरित खाद का। तो इसके कारण जो होता है, प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन ये फसलें जो है वो बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। अच्छा करते क्या है लोग? सोचते हैं हमने तो बाहर भेज दिया, सब कुछ दिल्ली तक जाता है, दिल्ली से वापस वहीं आ जाता है। इन्हें लगता है दूसरे लोग बड़े सज्जन हैं। अब दिल्ली के आसपास जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन से सीधे लोग हैं? वो भी ऐसे ही करते हैं। तो इनका यहाँ, यहाँ का यहाँ होता है। और इसी के कारण आपको पता है, और चूंकि क्या है, यहाँ पे फैट खाने की टेंडेंसी भी ज्यादा है। जैसे पराठा। अच्छा आप दो पराठे नहीं खा पाओगे आप में से कोई, जिसकी डाइट बहुत अच्छी हो तो भी? बस दो खाओगे तो बस बोले बस हो गया। अगर दो अमृतसरी पराठे उनके खा लोगे आप, तो बोलोगे बस आज का काम हो गया, आप कल खाएंगे इसके बाद। तो इतना ज्यादा फैट होता है और बहुत हैवी होता है। तो उसके कारण भी फैट डिपोजिशन हो रहा है। प्लस पेस्टिसाइड का यूज बहुत हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज बहुत हो रहा है। तो इन सब के कारण भी हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। चलो हो गया, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई समस्या? इन प्रोटोकॉल्स में कोई समस्या किसी को?
1971 जल्दी जल्दी। रामसर। 2 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 3 प्रोजेक्ट टाइगर। 4 वाटर। 5 नहीं है। 1980 वन संरक्षण। 81 एयर। 86 एनवायरमेंट। 87 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा। ठीक है। 1992 अर्थ समिट और हाथी। प्रोजेक्ट एलिफेंट। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू? 5 से। और इसके अंतर्गत कार्बन क्रेडिट। ठीक। फिर इसके बाद आपका कोप 1 1995 बर्लिन जर्मनी। कोप 21। कोप 30 अरे अभी ब्राजील। 31 ऑस्ट्रेलिया। और 29 बाकू अजरबैजान। उससे पहले का 28 बाकू। ठीक है। उससे पहले यूएई। चलो बढ़िया। इसके अलावा 1992 में 3 चीजें कौन कौन सी थी? क्या क्या था? यूएनएफ ट्रिपल सी। ठीक है। और यूएनसीसीडी और सीबीडी। सीबीडी। ठीक है। सीबीडी का फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और कोप का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यूएनएफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट। बोलो बोलो सीसीडी टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए किया गया था। इनको आप ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में मतलब बहुत रेयर होता है कि इससे बाहर कुछ हो, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। अब जैसे इसमें हमने साइंस के 2 यूनिट्स को कवर कर लिया, एक एनवायरनमेंट वाली जो यूनिट है वो भी, और इसके साथ में आपकी साइंस की 7th यूनिट जो प्रीलिम्स की है वो भी, और मेंस की 1st यूनिट। इसके अलावा हमने कल आपको बताया था सेल। क्या थी सेल? कोशिका। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कितने प्रकार की होती हैं? 2। कौन कौन सी? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। ठीक है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में की थी। और क्या हुआ 1665 में? वो तो 1565 है। पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो 1665 में। अच्छा ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडन एंड स्वान ने। कब दी थी? 1838-39 में। ठीक है। बढ़िया। और सेल जैसा ही कॉन्सेप्ट हमने एक और बताया था, किसके लिए? स्पीसीज के लिए। तो प्रजाति क्या थी? जीवन की जगह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, तो स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई थी। जैसे एग्जांपल बता दिया था होमो सेपियंस। तो सेपियंस क्या थी? होमो जीनस है, हमारा वंश का नाम है, और सेपियंस प्रजाति का नाम था। यही था ना? तो ये हो गया था। ठीक। ये सब आपका सेल और ये सब। 1 मिनट और लेंगे। टिश्यू क्या होता है बताइए? ऊतक। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही आंसर है। एनसीईआरटी किताब खोलेंगे तो आपको बिल्कुल एज इट इज यही मिल जाएगा। एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह। जैसे हमने सेल देखी, अब सेल तो ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है। विच हैज सिमिलर फंक्शन। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे सेल्स मिलके क्या करती हैं? टिश्यू बनाती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं घुटने की सेल मिलके ब्रेन बना दे। ब्रेन ब्रेन की सेल मिलेंगी ना। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज सिमिलर फंक्शन, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। देखो सिंपल सी चीज, एक एग्जांपल बताते हैं हम आपको। जैसे नर्वस टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक है। ठीक है। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। कौन कौन से टिश्यू होते हैं मानव में? ये क्वेश्चन पूछा गया है। मानव में कौन कौन से ऊतक होते हैं? ह्यूमन टिश्यू एक है, नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक, एक है एपिथीलियम, तो स्किन वगैरह में जो होता है वो उपकला ऊतक होता है। 2 हो गए। एक कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, जैसे ब्लड वगैरह कनेक्टिव टिश्यू है।
एक और होता है चौथा मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक तो मसल्स वगैरह होती हैं। तो जो एक जैसी सेल्स होंगी ना उनके मिलने से टिश्यू बनते हैं, तो और टिश्यू के मिलने से टिश्यू सिस्टम, और वो बनाता है ऑर्गन, और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और उससे बन जाता है ऑर्गेनिज्म। तो हमें ऐसे चलना है। सबसे पहले नीचे क्या है, सेल, सेल के मिलने से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू को एक सिस्टम में किया तो टिश्यू सिस्टम, उनने क्या बना लिया, ऑर्गन, ऑर्गन मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन जब एक सिस्टम में होते हैं तो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिज्म या जीव। समझ में आ रही है बात की नहीं? देखो सबसे नीचे क्या है, सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू, हिंदी में क्या कहते हैं, ऊतक, ऊतक के मिलने से टिश्यू सिस्टम, इसने बनाया ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और यही क्या कहलाया, ऑर्गेनिज्म या जीव। तो हो गई सबसे छोटी इकाई। अब चूंकि आज क्लास का टाइम हो गया है, मैं आपको नेक्स्ट या कभी भी क्लास में बताऊंगा कि कैसे एक छोटी सी सेल से पूरा का पूरा जीव जो है वो विकसित हो जाता है। हम आपको प्लांट का भी एग्जाम्पल इसमें समझा देंगे, और एनिमल्स का या ह्यूमन बीइंग का भी एग्जाम्पल हम इसमें आपको समझा देंगे। टिश्यू आप लिख पाएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज सिमिलर फंक्शन, कल डेफिनेशन में लिखवा दूंगा। एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए, प्लांट्स में कौन कौन से ऊतक होते हैं, ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से ऊतक होते हैं, ऑर्गन कैसे बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। अब जैसे अगर आपसे पूछ लें फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी जीव के विकास की अवस्थाएं बताइए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सेल है, टिश्यू सिस्टम है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, और फिर ऑर्गेनिज्म या जीव होता है। बहुत हैवी तो नहीं हो रहा ना, जल्दी तो नहीं हो रहा किसी को? पक्का ना? देखो पूछ लिया करो, कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी को आ रहा है किसी दूसरे को नहीं आ रहा है तो आप पूछे नहीं, आप 10 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा बेसिक पर्पज ये है कि चीजें समझ में आनी चाहिए, और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको बताएं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी ना बोलें, जिससे कि आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर एक बार समझ में आने लगेंगी तो फिर चीजें आप लिख ले जाओगे, लेकिन अगर समझ में नहीं आएंगी तो फिर क्या होता है कि लैंग्वेज बहुत टफ होती है, तो आप पढ़ते हो फिर भूल जाते हो। तो क्या है ऊतक, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, तो एक समान कार्य करने वाली, जैसे भाई सीधी बात है कि ब्रेन वाली सेल होंगी तो ब्रेन ब्रेन की सेल जो है वो क्या बनाएंगी, हमारा नर्वस सिस्टम बनाएंगी, या नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक बनाएंगी। अब ऐसा नहीं कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल मिला के नर्वस टिश्यू बना दे, तो फिर तो सिस्टम ही बिगड़ जाएगा पूरे तरीके से। ठीक, ये हो गया, इनमें कोई दिक्कत होगी नहीं। सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, बाइसिनोसिस और बेगासोसिस, बेगासोसिस यानी गन्ना। ठीक है, दो इंस्टीट्यूट है यहाँ से जो पूछे गए, एक है शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक है शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में। शुगर करना, शुगर जा सकती है ना कान में, गन्ना जाएगा कान में, तो शुगर कैन लखनऊ में। कहाँ है, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, और शुगर यानी शक्कर अनुसंधान केंद्र कानपुर, ये दोनों इंस्टीट्यूट पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? चलिए इसके आगे कल करें। कुछ पूछना है आप लोगों को?